हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है जनसंख्या। जनसंख्या चैप्टर का जो उस एनसीईआरटी बुक्स के मैटर दिए हैं उसको एक सेपरेट वीडियो में समझाया गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ये है जनसंख्या चैप्टर के अभ्यास प्रश्न जो एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। तो इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे प्राप्त हो सके। तो आज हम देखेंगे जनसंख्या एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स को। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो इस बहुविकल्पी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव। पहला प्रश्न है, किस क्षेत्र में प्रवास आबादी में संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? जो प्रवास है वो आबादी की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन लाता है। किससे? आगमन और प्रस्थान दोनों क्षेत्रों में। इसका मतलब ये है कि ए क्षेत्र से कोई भी क्षेत्र में अगर चला गया तो चेंज कहाँ आएगा? दोनों जगह आएगा। यहाँ कम हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएंगे, तो ये चेंजेस आएगा। आगमन और प्रस्थान दोनों क्षेत्रों में चेंज आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात क्या शो करता है? कि जन्म दर बहुत ही उच्च है। जन्म दर बहुत ज़्यादा उच्च है। जैसे पहले समय में होते थे, जनरली एक फैमिली में 4-5 बच्चे होते थे, तो उस समय जन्म दर उच्च थी। छोटे छोटे बच्चों बहुत आपको दिखाई देते थे। आजकल आप देखते हैं कि 2 चाइल्ड 1 चाइल्ड पॉलिसी लगभग लोगों ने अपना ली है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि दर का परिणाम दर्शाता है? जनसंख्या वृद्धि दर का परिमाण दर्शाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या। अब एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या से हमें पता चलता है कि उस जनसंख्या वृद्धि दर का उसका क्या कितना हुआ है, कितनी थी और कितना हो गया। तो ये इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वो है। साक्षर मतलब लिटरेट। इट मीन्स कि लिटरेट पर्सन हम किसे बोल सकते हैं? तो इसके ऑप्शन है, जो अपने नाम को पढ़ लिख सकता है, गलत है। जो किसी भाषा में लिख पढ़ सकता है, ये भी गलत है। अब उसमें स्पेसिफाई उम्र की बात भी की गई, जिसकी उम्र 7 वर्ष है और वो किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ लिख सकता है। 7 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए, तभी उसमें समझ का विकास होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, जिसकी उम्र 7 वर्ष है और किसी भाषा को समझ व लिख पढ़ सकता है। आप क्वेश्चन को नोट करते जाएं। अब देखिए, ये हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, अति लघु। पहला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। तो जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, मीन्स माइग्रेशन, इधर से उधर जाके बस जाना। तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। तो इसे नोट करते चलें या स्क्रीनशॉट ले लें। 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है? तो 1981 से भारत में गर्भ निरोधक उपायों को अपनाने के कारण जन्म दर में तेज़ी से कमी आई है, जिसके कारण जनसंख्या की वृद्धि दर घट रही है। तीसरा प्रश्न है अति लघु का, आयु संरचना, जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। किसी देश, उत्तर है इसका, किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बतलाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होगा, यानी 1000 में जितने का जन्म होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जन्म दर। और एक वर्ष में प्रति 1000 में मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। अब जन्म दर लगभग भारत में 1000 में 25 है और मृत्यु दर लगभग 7 है, तो काफ़ी डिफरेंस है। ये इसका पूरा उत्तर है, थर्ड का। फोर्थ है, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक के रूप में। तो इसका उत्तर है, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास जनसंख्या का
परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी प्रभावित करता है। लोग गाँव से शहरों में चले जाते हैं तो क्या होता है, नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या में के प्रतिशत में अंतर आ गया है। जैसे कि इस समय हमारे देश में 31.8% लोग शहरों में रहने लगे हैं, इसके पहले 24 थे, तो इस तरह से अंतर आ जाता है। अब देखिए लघु प्रश्न देखते हैं और विस्तृत प्रश्नों को। इसे जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर को स्पष्ट करें। तो आपको इसी तरह नोट करना है, एक लाइन बीच में कॉपी में खींच लेना है और उसमें एक तरफ जनसंख्या वृद्धि, दूसरी तरफ जनसंख्या परिवर्तन, ये शब्द लिखने हैं, उनके फैक्ट देखने हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या है? इसका अर्थ होता है, पहला पॉइंट है ये, किसी विशेष समय अंतराल में, जो कि जनरली 10 वर्ष होता है, विशेष समय अंतराल 10 वर्ष है, किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन, इसे जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। जनसंख्या परिवर्तन क्या है? किसी विशेष अवधि के दौरान वितरण, संरचना और आबादी के आकार में परिवर्तन को दर्शाता है। यानी कि ग्रामीण हुई कि शहरी हुई, या लिंग परिवर्तन, तो यानी कि पुरुषों की संख्या कम तो नहीं, महिलाओं की बढ़ी तो नहीं है, जो ये सब चीज़ें हैं ये परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक है जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि एवं अप्रवास, और इसमें है जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि, प्रवास एवं अप्रवास। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से नोट करिए। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, व्यावसायिक संरचना और विकास के बीच क्या संबंध है? हमने सुना है, अक्सर आपको पढ़ाया भी गया कि हमारा देश विकासशील देश है, अमेरिका इंग्लैंड विकसित देश हैं। तो ये क्या है, इसका संबंध किससे? विकास का संबंध व्यावसायिक संरचना से होता है। किसी भी देश, उत्तर है इसका, किसी भी देश का विकास उसकी आबादी की व्यावसायिक संरचना से संबंधित है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाओं यानी कृषि, पशुपालन, वानिकी, मछली पालन में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है, जबकि विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों जैसे उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य तथा परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाओं में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। तो ये प्राथमिक द्वितीयक को अगर आपको समझना है डिटेल में, तो इसका एक वीडियो है जो जनसंख्या से संबंधित वीडियो, उसमें समझाया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अब पांचवा प्रश्न है, स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है? जनसंख्या मीन्स है लोगों की संख्या, लेकिन अगर वह स्वस्थ है, शिक्षित है, तो कैसे लाभकारी है? स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अगर इसके अलावा नहीं तो ना पढ़ाई कर सकता है व्यक्ति, ना वो समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। तो इसका उत्तर है, स्वस्थ जनसंख्या के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ है, एक स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में एक स्वस्थ व्यक्ति बहुत अधिक कुशल और उत्पादक होता है, यानी वो प्रोडक्टिव होता है, कुछ ना कुछ काम करता रहता है। बीमार व्यक्ति क्या करता है, आपको पता ही है, केवल चारपाई में बैठ जाएगा, रेस्ट करता रहेगा। दूसरा पॉइंट है, एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचानने के काबिल होता है तथा सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप स्वस्थ हैं तभी कोई भी काम कर सकते हैं, सीधी बात है। तीसरा, स्वस्थ कर्मचारियों की अनुपस्थिति कम होती है, और स्वस्थ जो होते हैं वो स्वस्थ लोग होते हैं वो जनरली अपने कार्यस्थल में टाइम पे पहुंचते हैं और अनुपस्थित भी कम रहते हैं। तो इसको आपको नोट कर लेना। अब लास्ट है 6th क्वेश्चन इस चैप्टर का, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुई थी ये आप बताइएगा। इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जनसंख्या नाम से एक वीडियो है, उसमें देख लीजिए। उत्तर है इसका, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। दूसरा पॉइंट है, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में से 30 कम करना। व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना। देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना। किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभाव के बारे में शिक्षित करना। गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर ना बनाना। और खाद्य संपूरक और पौष्टिक है ये, इसको काट के लिखिए, पौष्टिक खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध कराना। तो ये है आपका
छठे प्रश्न का कंप्लीट आंसर। तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें और बाकायदा एक रजिस्टर में नोट कर लें, जिससे एग्ज़ाम के समय में आपको विशेष रूप से उपयोगी साबित हो। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।